दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2025 में 5 जून से 16 जून तक जितने भी अब तक शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं उनमें से कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि बहुत सारे शिफ्टों में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। आप लोग को आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट में उनमें भी ये कॉमन क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। मैं जितने भी शिफ्ट हुए उसको एकदम अच्छी तरीके से एनालिसिस किए हैं और उसे क्वेश्चंस ढूंढ कर निकाले हैं। और इस क्वेश्चंस के अलावा जितने भी पॉइंट्स और बन सकते हैं, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी डिस्कस किए हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट में इतना ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे ताकि आप लोग के शिफ्ट में लगभग 4-5 सवाल मिल जाएगा। और सबसे डिफिकल्ट वाला जो सेक्शन है वो है जीके जीएस वाला। मैथ और रीजनिंग तो लगभग स्टूडेंट करके आ रहे हैं और ज़्यादा पेपर है जो कि हार्ड नहीं। मैथ और रीजनिंग का बात करें तो मैथ में ज़्यादा कैलकुलेशन वाला आ रहा है और जीके जीएस का बात कर रहे हैं दोस्तों, वहाँ पे पला ही नहीं पड़ रहा क्वेश्चन। मतलब 24 से 25 में ही है करेंट वाला, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। तो अब क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं, तो इसको पूरा देखिएगा। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये नदी से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत की कौन सी नदी पश्चिम दिशा में बहती है और पूरब और अरब सागर में गिरती है? Which river in India flows western and drain into the Arabian Sea? तो वो दोस्तों है रिवर कौन सा? वो नर्मदा रिवर है दोस्तों। नर्मदा है दोस्तों, ये गिनी चुनी नदियों में से एक है जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और अब अरब सागर में जाकर के मिल जाती है दोस्तों। भारत में बात करें दोस्तों, वो है पश्चिम से पूरब की ओर बहती है और जाकर बंगाल के खाड़ी में बहुत सारे रिवर मिल जाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब रिवर, ठीक है। लेकिन ये जो नर्मदा रिवर है दोस्तों, ये जाकर के पश्चिम की दिशा में बहती है, पूर्व से पश्चिम की ओर, और जाकर के अरब सागर में गिरती है। इसका यही खासियत है। और ये बात करें, ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से निकलती है और महाराष्ट्र एवं गुजरात होते हुए अरब सागर में जाकर के गिर जाती है दोस्तों। तो कहाँ से निकलती है, तो इसका भी ये याद रखिएगा, ठीक है, अमरकंटक पठार से। और ये बात कर दोस्तों, ये भारतीय नदियां जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र हम अभी बताए थे, ये पूर्व दिशा में बहती है, और लेकिन ये नर्मदा है जो कि पश्चिम दिशा में। और ये सब रिवर है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये पूर्व दिशा में बहती है और बंगाल के खाड़ी में जाकर के मिलती है दोस्तों। और लेकिन नर्मदा, ताप्ती और माही 3 एक ऐसी नदियां है जो जाकर के जो पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर के मिलती है दोस्तों। तो ये रिवर से अगला सवाल ये बन सकता है कि कौन कौन सा इनमें से पश्चिम दिशा में बहती है दोस्तों। नर्मदा, ताप्ती और माही 3 ऐसा रिवर जो कि पश्चिम दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखिएगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां किस भूगठन मतलब स्ट्रक्चर से होकर बहती है? नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लो थ्रू व्हिच ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना दोस्तों। तो ये बहती है रेफ्ट वैली, ठीक है। तो रेफ्ट वैली क्या होता है इसको हम जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, जो नर्मदा और ताप्ती नदियां होती है भारत के एक ऐसे प्रमुख नदियां है जो पूर्व से पश्चिम दिशा के बजाय वो पश्चिम दिशा में बहती है, अब अभी बताए थे, और जाकर के कहाँ मिल जाती है दोस्तों? अरब सागर में गिरती है। और ये दो बात करें ना कि रेफ्ट वैली क्या होता है दोस्तों। रेफ्ट वैली की बात करें तो एक ऐसी प्रकार की घाटी होती है जो भौगोलिक संरचना है जो तब बनती है जब पृथ्वी की सतह में 2 टेक्टोनिक प्लेट के बीच दरार, फॉल्ट आ जाता है, तब बीच का जो भाग होता है उसे धंस जाता है। और नर्मदा और ताप्ती इसी प्रकार के दरारें घाटी में बहती है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से इसके बीच वाला ये अंदर धंस जाता है, ठीक है। और इसी में ये जो नर्मदा और ताप्ती रिवर है इसी में बहती है। तो इसी किस में बहती है दोस्तों? रेफ्ट वैली में बहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ठीक है। रेफ्ट वैली में कौन सा बहती है दोस्तों? कौन सा रिवर? नर्मदा एंड ताप्ती रिवर बहती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भारत की कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है और सोन नदी की सहायक नदी है? दोस्तों इस तरह के सवाल काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसका बात करें दोस्तों, रिहांद रिवर एक ऐसा रिवर है जो छोटा नागपुर से निकलता है और सोन नदी का एक सहायक नदी भी है, ठीक है। और इसका महत्वपूर्णता ये बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये छोटा नागपुर से निकलता है, छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और सोन नदी का ये सहायक नदी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की पूर्ववर्ती नदी मतलब एसेंटेंट रिवर मानी जाती है?
पूर्ववर्ती रिवर कौन सी रिवर है भारत की, ठीक है। तो बात करें दोस्तों पूर्ववर्ती रिवर की बात करें ना, तो पूर्ववर्ती रिवर क्या होती है सबसे पहले जान लीजिए। वो होती है जो अपने मार्ग को भौगोलिक बदलाव, जिसे पर्वतों के उठने के बावजूद नहीं बदलती है, जिसे काट कर बहती है, जिसे जितना बड़ा भी पठार आ जाए उसको काट काट करके उससे अपना रास्ता बना लेती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम दोस्तों पूर्ववर्ती रिवर, पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। तो इसका बात करें कौन सा इसका होगा, तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है दोस्तों, इसी को बोलते हैं भारत का जो है पूर्ववर्ती नदी है। और ये जो है रिवर, ये तिब्बत में इसमें उद्गम, ये नदी उद्गम तिब्बत में होता है, जहाँ तिब्बत को किस नाम से इस रिवर को नाम से जानते हैं दोस्तों, शांगपो रिवर के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में। और ये जो नदी है हिमालय के पर्वत श्रृंखला को काटते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाकर के बहती है, ठीक है दोस्तों। तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्रा रिवर। जैसे यहाँ पे देख लीजिए बताया गया कि हिमालय के उत्थान मतलब हिमालय का अपलिफ्टमेंट, जो यहाँ पे ऊंचाई होने के बावजूद भी नदी ने अपना पुराना रास्ता नहीं बदला है, मतलब अपना जो रास्ता एक बार बना लिया है ना, उसी रास्ते से जाते रहेगा, चाहे कितना बड़ा भी ऊंचाई और कोई भी बाधा आ जाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पूर्ववर्ती रिवर। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के मध्य क्षेत्र से निकलकर पश्चिम के ओर बहती है और अरब सागर में जाकर गिर जाती है। दोस्तों ये शिफ्ट में आप लोगों को क्वेश्चन तो जरूर 100% मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है बहुत सारे शिफ्टों में क्वेश्चन। तो इसको याद रखिएगा कि पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर के गिरती है। दोस्तों अभी हम बताए थे नर्मदा रिवर के बारे में, ठीक है। नर्मदा रिवर जो कहाँ से बहती है, पश्चिम की दिशा में बहती है और अरब सागर में जाकर के मिल जाती है। और 3 रिवर और भी बताए थे, ठीक है। तो नर्मदा रिवर की चुनिंदा रिवर है। इसका बात करें तो मध्य भारत अमरकंटक और जो मध्य प्रदेश में वहां से निकलती है और पश्चिम की ओर बहती है, अभी बात कर लिए थे, और जाकर अरब सागर में मिल जाती है। इसका ओरिजिन अमरकंटक पठार जो मध्य प्रदेश में यहाँ से होता है। इसका लगभग लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर का है और ये जाकर के अरब सागर में मिल जाती है, समाप्त हो जाती है वहां पे। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर आ जाए, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। देखिए योजना से बहुत ज्यादा, योजना से सवाल जो पूछा जा रहा है ना 24-25 से है तो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये भी योजना से रिलेटेड सवाल है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना किससे संबंधित है। दोस्तों बताना है कि पीएम गति शक्ति स्कीम इज रिलेटेड टू, तो ये रिलेटेड दोस्तों राष्ट्रीय मास्टर प्लान, ठीक है। इसमें क्या डिजिटल इंडिया को तेज करना, खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये दोस्तों लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से रिलेटेड। तो इसमें क्या होता है, पीएम जो गति शक्ति योजना है एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, मल्टी जो मॉडल है कनेक्टिविटी का उसको बढ़ावा देना और भारत में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना दोस्तों। और इसका जो लॉन्च हुआ था 13 अक्टूबर 2021 को हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया था दोस्तों। तो पीएम गति शक्ति योजना का आप लोगों को उद्देश्य पता चल गया होगा, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, ये है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 का बात करें तो गति शक्ति योजना अभी हम पढ़ते हैं। इसका अंतर्गत केंद्र सरकार ने राज्यों को कितने राशि प्रोत्साहन स्वरूप देने की घोषणा की है। दोस्तों हम पढ़े कि पीएम जो नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा गति शक्ति योजना को स्टार्ट किया गया अक्टूबर 2021 में। तो बताना है जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार को कितना राशि प्रोत्साहन रूप के देने के लिए घोषणा की थी दोस्तों। तो बात कर रहे हैं 2025-26 के बजट में जो निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि राज्यों को पूंजीगत ब्याज और सुधारों के लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 1.5 लाख करोड़ की राशि राज्यों को इंसेंटिव्स के रूप में वितरित किए जाएंगे दोस्तों। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया याद रखिएगा। 8वां नंबर सवाल देखा दोस्तों, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत
राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है? तो आज ये 16 जून को शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आ गया था दोस्तों कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कौन करता है दोस्तों? Who recommends the imposition of president's rule in the state under article 356? तो दोस्तों वो करता है, कौन करता है दोस्तों? आर्टिकल 356 के तहत आर्टिकल 356 जो भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है दोस्तों। कौन करेगा दोस्तों? ये करेगा दोस्तों गवर्नर करेगा, ठीक है, सॉरी गवर्नर नहीं करेगा, ये जो है प्रेसिडेंट रूल कौन करेगा दोस्तों? 356 के तहत जो महत्वपूर्ण है, इसका अंतर्गत राष्ट्रपति किसी राज्य को राष्ट्रपति शासन घोषित कर सकता है दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, इसका राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें बताया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार किसी राज्य से संबंधित किसी विषय पर कानून बना सकते हैं दोस्तों, जो कि राष्ट्र के हित में होगा। तो वो किस अनुच्छेद के तहत? तो जो वो अनुच्छेद है दोस्तों, देखिए कौन सा अनुच्छेद में क्या काम होता है, क्या उद्देश्य है उसको। यहाँ पे बात करो 248 का, तो संसद को अवशिष्ट विषय जैसे रेसिडुअरी सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार देता है दोस्तों। अनुच्छेद 249 में बात करें तो राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति देता है दोस्तों। 250 की बात करें तो आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोस्तों। और अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद को राज्य विषय पर कानून बनाने का अनुमति देता है दोस्तों। तो ये सब है, ठीक है ना। तो आर्टिकल कौन सा इसमें बता रहा है कि कानून बनाने का राज्य से संबंधित किसी विषय पर कानून बना सकते हैं, राज्य पर, ठीक है, कानून बनाना है। राष्ट्र के हित में राज्य सूची पर कानून बनाने का अनुमति 249 देता है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 249। आर्टिकल से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं अभी तक पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो संविधान के किस संशोधन द्वारा जीएसटी लागू किया गया है दोस्तों? जीएसटी लागू किया गया है तो किस संविधान के संशोधन के तहत? ठीक है, तो 101वां संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जिसको बोला जाता है, उसके तहत 101वां जो संशोधन हुआ था उसके तहत जीएसटी लागू किया गया था दोस्तों, 101वां। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा संविधान संशोधन भारत को संप्रभु, समाजवादी, निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है दोस्तों? संप्रभु का मतलब क्या दोस्तों होता है? ये होता है सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने इसको डिक्लेयर किया था दोस्तों? तो वो किया था दोस्तों 42वां अमेंडमेंट के तहत। इसमें क्या होता है? 42वां अमेंडमेंट जो संविधान का संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संशोधित किया गया था कि इस संशोधन द्वारा समाजवादी, सोशलिस्ट और धर्मनिरपेक्ष जो सेकुलर शब्दों का प्रस्ताव में जोड़ा गया था दोस्तों। कब? 1976 में 42वां संशोधन के तहत, याद रखिएगा। 13वां नंबर सवाल है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति दी गई है दोस्तों? बात कर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति देता है दोस्तों? कौन सा आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर बात कर 368 ये बात करता है दोस्तों। आर्टिकल 368 क्या बात करता है दोस्तों? कि भारतीय संविधान का वो प्रावधान है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि बजट की प्रक्रिया में गिलोटीन शब्द का क्या अर्थ होता है? गिलोटीन क्या होता है दोस्तों? गिलोटीन की बात करें ना तो गिलोटीन का वो ये जो है शब्द है, इसको भारतीय संसद की बजट प्रक्रिया में एक तकनीकी प्रक्रिया का रूप होता है दोस्तों, और उसमें यूज किया जाता है। ये तब लागू किया जाता है जब
समय की कमी के कारण जो डिमांड ऑफ ग्रांट की मांग होती है पर व्यापक चर्चा संभव नहीं होती है। ऐसे में सरकार लंबित अनुदानों को बिना चर्चे के एक साथ पारित करवा लेती है दोस्तों। तो उसी को बोलते हैं गिलोटिन। ठीक है, गिलोटिन उसी को बोलते हैं। इसमें क्या होगा, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा नहीं, इसमें हो जाता है दोस्तों इसमें जो होता है दोस्तों, इसमें क्या किया जाता है, समय की कमी के कारण जो डिमांड का मांग होता है उसको व्यापक चर्चा संभव नहीं होती है, इसके कारण बिना चर्चा के एक साथ पारित करवा लेता है दोस्तों। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन का। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया था दोस्तों? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है, मान लीजिए कोई भी जो राजा का शासन चलता था उस टाइम में किसी राजा का यदि कोई सन नहीं हुआ, कोई बेटा नहीं हुआ, तो वो उसका शासन कौन चलाएगा दोस्तों? जो उसका बेटा नहीं होगा एक राजा का, तो जो उसका एरिया होगा वो ब्रिटिश अपने साम्राज्य में उसको मिला लेगा दोस्तों। वही होता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और इसको किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने इसको लागू किया था दोस्तों? तो वो किया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने ये सबसे पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें बात करें और भी, तो एक ब्रिटिश नीति थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक ब्रिटिश नीति थी जिसमें क्या किया था दोस्तों, भारत में लागू किया गया था जब वो भारत के गवर्नर जनरल 1948 से 1956 के बीच में थे। इसमें क्या हुआ था, इस नीति के तहत हम अभी बताए थे, इसके अनुसार यदि किसी भारतीय राजा के कोई जैविक संतान मतलब बायोलॉजिकल हायर नहीं होता है तो वो दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित करता है, तो उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ। सबसे मेन ये है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था। कब किया था? अपने शासनकाल 1848 से 1856 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 देखें कि भारत में प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा एक्ट लागू किया गया था दोस्तों? विच एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश टू कर्ब प्रेस फ्रीडम इन इंडिया? ठीक है दोस्तों, तो बात करो ना कि प्रेस की स्वतंत्रता को नियंत्रण करने के लिए जो ब्रिटिश सरकार ने एक्ट लाया था वो था दोस्तों वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट याद रखिएगा। ये 1878 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में स्थानीय भाषाओं जैसे वर्नाक्युलर लैंग्वेज में प्रकाशित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से लागू किया था दोस्तों। तो याद रखिएगा कब किया था? 1878 में किया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 के बाद 18 नंबर में। मंगल पांडे 1857 में किस स्थान पर अंग्रेज अफसरों पर हमला किया था दोस्तों? तो मंगल पांडे एक फ्रीडम फाइटर थे जो कि बैरकपुर, जो कोलकाता वेस्ट बंगाल कोलकाता के एक जगह है जो बैरकपुर नाम से जाना जाता है, वहां का रहने वाले मंगल पांडे ने 1857 में अंग्रेज जो ऑफिसर थे ब्रिटिश अंग्रेज उस पर सबसे पहले उन्होंने एक अटैक कर दिया था। ये इन्होंने क्यों किया था, इसका क्या था दोस्तों? तो बात करते हैं सबसे पहले जो प्रथम शहीद माना जाता है दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी दोस्तों, वो प्रथम विद्रोही या प्रथम शहीद माना जाता है दोस्तों, मंगल पांडे को माना जाता है। उन्होंने 19 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में अंग्रेज अफसरों पर हमला किया था दोस्तों। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सैनिकों को एनफील्ड राइफल दी गई थी दोस्तों। एक एनफील्ड राइफल दी गई थी जिसमें का जो राइफल है उस राइफल का जो कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता दोस्तों, और वो जो कारतूस बना होता था दोस्तों वो गाय के चमड़ा और सुअर के चर्बी से बना होता दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को आहत हुई। इस वजह से उन्होंने इस विद्रोह के चलते मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकार मतलब जो लेफ्टिनेंट बाग पर हमला कर दिया दोस्तों। ठीक है, तो वो बैरकपुर के रहने वाले थे, बैरकपुर में हमला किया था। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 20 का, तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली को लागू किया था जिससे बाजार में कीमतों पर नियंत्रण रखा गया था दोस्तों? तो बात करें दोस्तों, तो ये था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। मार्केट कंट्रोल
पॉलिसी ने अलाउद्दीन खिलजी मार्केट प्राइस को कंट्रोल करने के लिए लॉन्च लगाया था दोस्तों, मार्केट कंट्रोल प्राइस, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का जो टाइम पीरियड था दोस्तों 1296 से 1316 ईस्वी तक था। और इस शासन काल में बाजार नियंत्रण प्रणाली मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लागू की थी दोस्तों। और इसमें क्या हुआ था, मध्यकालीन जो भारत के एक महत्वपूर्ण आर्थिक नीति मानी जाती है, और इसका उद्देश्य था कि सैन्य खर्चों में कटौती करना और राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। 21 नंबर सवाल देखा दोस्तों कि शिवाजी ने अपने नौसेना का मुख्य केंद्र कहाँ स्थापित किया था दोस्तों। तो शिवाजी ने नौसेना का मुख्य केंद्र था दोस्तों, कहाँ पे किया था दोस्तों, वो किया था सिंधु दुर्ग में किया था, सिंधु दुर्ग में किया था। ठीक है, इसमें क्या किया था, समुद्री आक्रमण से अपने राज्य को सुरक्षा के लिए एक नेवी का निर्माण किया था। और इसका जो मुख्य आधार था दोस्तों, मेन बेस था दोस्तों, वो सिंधु दुर्ग किले में स्थापित किया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंधु दुर्ग। 22 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1856 में। इसमें क्या हुआ था दोस्तों, इसमें हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जो हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में लागू हुआ था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान पारित किया गया था दोस्तों। और इस अधिनियम ने पहली बार हिंदू विधवाओं को कानूनी रूप से पुनर्विवाह करने का अधिकार दिया था दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं 23 नंबर सवाल का, सूरत विभाजन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कब हुआ था दोस्तों। तो सूरत विभाजन का बात करूं दोस्तों तो 1907 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस का जो एक ऐतिहासिक मोड़ था, जो 1907 में सूरत, अब गुजरात के नाम से जाना जाता है, इसका 1907 में विभाजन हो गया था दोस्तों। अब बात करते हैं 24 नंबर सवाल का कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे किया था दोस्तों। तो ये किया था सिंगापुर में किया था। सिंगापुर में क्या किया था दोस्तों, 1943 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने एक आजाद हिंद फौज का गठन लाया था दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं 25 नंबर सवाल का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष में मान्यता दी गई थी दोस्तों। तो ये दी गई थी दोस्तों 11 दिसंबर 2014 को मान्यता दी गई थी दोस्तों। ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को। और बात करते हैं कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था दोस्तों। तो पहला जो मनाया गया था ना 21 जून 2015 को मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था। और ये इस दुनिया भर में 191 देशों ने इसमें हिस्सा लिया था। और भारत में बात कर तो नई दिल्ली के राजपथ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अगुवाई के समय इस ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें कि 35,985 लोगों ने एक साथ योग किया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसमें दर्ज है ये। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस ऐतिहासिक स्थान पर वैश्विक स्तर पर मनाया गया था दोस्तों। तो देखिए 21 जून 2023 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का वैश्विक जो आयोजन संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में किया गया था दोस्तों। इसमें क्या किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया था और इसका नेतृत्व किया था। तो कहाँ पे किया था दोस्तों, न्यूयॉर्क में। तो बस इतने सारे सवाल है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आगे मिलते रहेंगे उसको हम डिस्कशन करते रहेंगे। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस पे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का एग्जाम्स हो गया है या फिर होने वाला है।